नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री का हमने न्यू कोर्स बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, और इसी न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हमने अपना तीसरा जो बुक है वो स्टार्ट भी कर दिया था। और इसमें हम अभी 9वें अध्याय पे चल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, उपनिवेशवाद और देहात। और मैंने आपको उपनिवेशवाद और देहात का पूरा अर्थ बताया था कि इस चैप्टर का ये अर्थ क्यों रखा गया। ठीक है, इस चैप्टर का ये अर्थ मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से बताया था। अगर आप उस अर्थ को समझ जाओगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा। तो ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है, यानी सबसे आखिरी वीडियो हमारा इस चैप्टर का है। समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो ये 9वां अध्याय है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे इस बुक में लास्ट के 2 चैप्टर हैं हमारे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान का निर्माण, एक नवीन युग की शुरुआत। ये 2 चैप्टर को आप पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर के साथ मिला के पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को मिला के पढ़ना। तो मैंने आपको बता दिया, क्लास 12th हिस्ट्री न्यू कोर्स आधुनिक हमारा इतिहास है, पार्ट 4 है हमारा। चैप्टर का नाम उपनिवेशवाद और देहात, ऐसे ही आपके बुक में भी लिखा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, आपके वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा। ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का नाम क्या है, A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तभी हमारा ग्रुप आएगा टेलीग्राम ऐप पर, और तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और देखो, इसका जो हमारा टॉपिक है, टोटल इतने टॉपिक हैं, ऊपर के हमने सभी कर लिए। लास्ट के जो 1 2 3 कुछ टॉपिक हमारे लास्ट के बचे हुए हैं, उन्हीं को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा 8वां अध्याय था, किसान, जमींदार और राज्य, इसको मैंने आपको 7 वीडियो में कराया है। इन 7 वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाकर, वहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्ले लिस्ट का। प्ले लिस्ट का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें हमारा एक प्ले लिस्ट दिखेगा, क्लास 12th न्यू कोर्स हिस्ट्री। तो उसको आप वहां से उसमें वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और हम टॉपिक की बात करें तो इतने टॉपिक हमारे इस वीडियो में हैं। तो लास्ट के जो हमारे ये बचे हुए हैं 15 टॉपिक, इसको हमने कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम 16 17 18 19 20 इस टॉपिक को करेंगे। तो हम इन टॉपिक को शुरू करते हैं और चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, ताकि आप अगले चैप्टर को समझ सको और मैं भी आपको अगला चैप्टर करा सकूं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, मेरा आप कैमरे को देखोगे, मैं नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा स्लाइड है ना, स्लाइड आप देखो, ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पूरा इसके बाजू में है, यानी मेरा ये पिक्चर देख सकते हो आप, यहाँ पर है, ये फोटो के बिल्कुल बाजू में, इसलिए मैं नीचे देखता हूँ। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसको समझते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। रैयतवाड़ी आपको पता होगा 1820 में लागू किया गया था। ये बंगाल के हमारे एक अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा। बात करते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है, इसके अंदर सिलसिला क्या है। देखो, यह बंदोबस्त रैयत यानी किसान से सीधा जुड़ा हुआ है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयत जो शब्द आपको दिख रहा है, इसका मतलब किसान से है। जो किसान है उनके लिए, यानी उनका ही व्यवस्था है ये, इसलिए रैयत का मतलब है किसान। ठीक है, तो भूमि से होने वाली जो औसत आय है पता लगाया गया, और राजस्व अदा करने की क्षमता का भी पता लगाया। उसके बाद सरकार के एक हिस्से के रूप में कर का निर्धारण किया गया। ठीक है, हर 30 साल बाद जो है जमीन का सर्वेक्षण होता था, और उस सर्वेक्षण में क्या होता था, उसके बाद राजस्व जो है वो दर बढ़ जाती थी। यह बंदोबस्त था 1820 के दशक में लागू किया गया। आप कह सकते हो, दशक भी कह सकते हो और 1820 भी कह सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे का जो हमारा टॉपिक है, वो आगे का हमारा टॉपिक है रैयतवाड़ी बंदोबस्त का किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये समझते हैं। देखो, इस टॉपिक को समझते हैं। देखो, 1830 के दशक में क्या होता है, आते आते ये जो समय है, इसमें किसानों के जीवन पर इस बंदोबस्त का प्रभाव देखने को मिल जाता है। जो हमारा 1830 का दशक है,
इस समय आते आते क्या होता है, जो किसान के जीवन है इन पर हमें इस बंदोबस्त का प्रभाव देखने को मिल जाता है। और 1832 में किसानों के उत्पादों की कीमत भी बढ़ जाती है। और 1832 से 34 तक क्या होता है, अकाल जो है वो पड़ जाता है। किसानों ने साहूकार से पैसे उधार लिए, जिस कारण कर्जे जाल में जो है किसान फंस जाते थे। ठीक है, इस बंदोबस्त के तहत अब हम बात करते हैं फिर कपास में तेजी। हमारा अगला टॉपिक है फिर कपास में तेजी। किस कपास में तेजी हुई, इसको समझते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक को। देखो, एक मिनट में पीछे करता हूं। देखो, 1860 के दशक से पहले में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग जो है अमेरिका से आता था। जो हमारा 1860 का दशक है, इससे पहले जो कच्चे माल है ना, उनका आयात कहां से होता था भारत को, तो वो होता था हमारा पूरा का पूरा अमेरिका से। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई। और 1859 में मैनचेस्टर, ठीक है, कॉटन कंपनी बनाई गई। भारत कपास की खेती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। आपको पता होगा कपास जो है भारत में बहुत ज्यादा हुआ करते थे पहले भी। 1861 तक अमेरिका से 20 लाख गांठों का आयात हुआ, परंतु 1862 में जो है 55,000 तक ये जो है हो गया, बढ़ गया। व्यापारियों ने साहूकारों को बहुत पैसे दिए ताकि साहूकार किसानों से कपास की खेती करवा सके। ठीक है, 1862 तक स्थिति यह आ गई कि ब्रिटेन में जितना जितना भी कपास आयात होता था, वो जो है उसका 90% अकेले भारत ही था जो आयात करता था। अब आगे बात करते तो इस समय साहूकार ने किसानों को बहुत ज्यादा पैसे उधार दिए और साहूकार किसानों से भी कपास की खेती करवाने के लिए बहुत ज्यादा वो थे। 1865 तक क्या होता है, अमेरिका में गृह युद्ध का जो समाप्ति हो जाता है। फिर क्या होता है, तो अब किसानों की हालात जो है खराब हो गई। साहूकार फिर किसान को पैसे देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, तो साहूकार ने किसान को यह साफ साफ कह दिया कि अब हमें तुमसे कपास की खेती नहीं करवानी, तो हम तुम्हें पैसे उधार नहीं देंगे। ये बात यहाँ पे चल रही है, ये आपकी बुक का लाइन है, आप पढ़ो ध्यान से, आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखो, यहाँ पे देखो, अब किसानों को अन्याय का अनुभव हुआ। इसको समझते हैं कि किसानों को क्या अनुभव हुआ। देखो, मैं आगे करता हूं। देखो, ऋणदाता दाता जो हमारा ऋणदाता यानी जो पैसे देते हैं, उनके द्वारा ऋण देने से मना कर दिया गया। अब क्या होता है, जब हमारे उधार देने वाले जो लोग हैं वो जब मना कर देते हैं कि हम उधार नहीं देंगे, तब जो है कहीं ना कहीं किसानों को अन्याय का अनुभव होने लग जाता है और कहीं ना कहीं वो विद्रोह के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, ऋणदाता जो वर्ग हैं वो बहुत ही संवेदनशील हो गए थे, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गए थे। इसलिए किसान भड़क गए और किसानों के हालात पर ऋणदाता तरस नहीं खा रहे थे, इसलिए जो है वो भड़क गए। ऋणदाता लोग जो है वो देहात के प्रथागत मन को मान को यानी रूढ़ी रिवाजों का भी उल्लंघन करते थे। जो भी उस समय गांव में रीति रिवाज हुआ करता था, उसका जो है ये लोग बहुत ज्यादा विद्रोह करते थे, उल्लंघन करते थे। साहूकार ने कानून को भी तोड़ मरोड़ कर अपने बात को रखा, पक्ष में रखा, परंतु साहूकार हर 3 वर्ष में किसानों से एक नए ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेते थे, यानी सिग्नेचर करवा लेते थे। ठीक है, जब किसान ऋण चुकाते थे तो उसके बदले में उनको ऋणदाता किसान की रसीद नहीं देते थे। आप ही सोचो, अगर रसीद देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक सबूत बन जाता है, तो रसीद जो है अपने ऋणदाता जो है वो नहीं देते। ठीक है, देखो, किसानों की फसल बहुत ही कम कीमत में खरीदते थे वो लोग, और किसानों के धन संपत्ति को कब्जा लेते थे, वो लोग कब्जा कर लेते थे। इसलिए किसानों का न्याय का अनुभव हुआ। आपसे पेपर में, सुनो, आपको ये बात ध्यान रखना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, पेपर जो आपका होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इस टॉपिक को, देखो, मैंने इस टॉपिक को क्वेश्चन की तरह लिखा है। जिस प्रकार एक क्वेश्चन होता है ना,
उसी तरह मैंने इस टॉपिक को लिखा है। क्या है टॉपिक? तो अब किसानों का अनुभव, अन्याय का अनुभव क्यों हुआ, ये क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है कि बताओ किसानों को अन्याय का अनुभव कैसे हुआ। तो आप एक कारण बता सकते हो कि ये सब कारण थे, इसलिए जो है अन्याय का अनुभव हुआ। बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं आपको हर चीज बारीकी से बता रहा हूं, आप इसको फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, क्या है? दक्कन दंगा आयोग। मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था, दक्कन में एक आयोग हुआ था। ठीक है, एक गांव था हमारा छोटा सा सूपा नाम का, वहां पे ये दंगा हुआ था। तो इस दक्कन दंगा को पहचानने के लिए एक आयोग की स्थापना हुई थी, जिसी उसका ही हम कहते हैं दक्कन दंगा आयोग। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो, जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरता पूर्वक लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने जो कि वह दंगों के छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाई। दक्कन दंगा आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था। दक्कन दंगा आयोग ने जो है दंगा से पीड़ित जो जिले थे उसमें जांच पड़ताल हुई। रैयत वर्ग जो है, साहूकार और चशमदीद गवाह जो भी ये सब बयान देते हैं भिन्न भिन्न, और इनको कीमतों पर ब्याज के बारे में, इकट्ठे जिला, ये सभी के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है इस आयोग में सब कुछ पेश किया गया था। ठीक है, ये हमारा था पूरा का पूरा चैप्टर। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, कल से हम अपना अगला चैप्टर यानी 10वां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है? विद्रोही और राज। ठीक है, विद्रोही और राज, इसको हम कल शुरू करेंगे, और इसको मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि विद्रोह कैसा था, क्या हुआ, कब हुआ, पूरा विद्रोह विस्तार से बताऊंगा। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करके जाना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।